Hello students, a very warm good afternoon to all of you and welcome to Unacademy. This is Surbi, your educator, and I welcome you all in the India's largest online learning platform of Unacademy. So let's start with today's lecture जहाँ पे हम बात करने वाले हैं गेट PYQs के ऊपर. ठीक है बच्चे, तो हम आज बात करेंगे गेट PYQs का. और स्टार्ट करने से पहले लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. सो अनअकैडमी का ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको प्रोवाइड करवाता है डेली लाइव क्लासेस वेयर यू कैन गेट अ चांस टू अटेंड one-to-one interactive session with your educator. You can have your doubt clearing sessions, you can have your discussion in the live class. इसके अलावा आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज और क्विजेस अटेंड करने का मौका मिलता है. ऑल्सो यू विल गेट अ वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉर योर एग्जाम जो कि आपके लिए बनाया गया है आपके कंप्लीट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए. साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कंटेंट. मतलब अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी कंटेंट है, स्पेशल क्लास और फ्री क्लासेस, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको जो मिलती है बच्चे यहाँ पे अनलिमिटेड वे में मिलती है. मतलब आप उनको कितनी बार भी देख सकते. ठीक है, साथ ही साथ अगर आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है स्पेशल क्लासेस के सेगमेंट में, जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल फ्री में. यू हैव टू जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, क्रिएट योर प्रोफाइल, सेलेक्ट योर गोल एंड यूज अ कोड, जिससे कि सारी स्पेशल क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी और आप मेरा कोड डाल सकते हो सुरभि01, जिससे कि सारी की सारी स्पेशल क्लासेस जो है बच्चे वो अनलॉक हो जाएंगे. And if you are interested in subscription classes, then also you can go for it by using my referral code surbi01 to get 10% डिस्काउंट. ठीक है, तो आपको surbi01 कोड करके 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा. अगर आप प्लस सब्सक्राइब करना चाहते हो, अगर आप फ्री क्लासेस को अनलॉक करना चाहते हो तो भी आप मेरा कोड यूज करके कर सकते हो. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिलते हैं जैसे कि पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बूस्टर सेशंस, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल, ठीक है, एसओपी प्रिपरेशन कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स हैं वो मिल जाती हैं सिर्फ और सिर्फ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में. तो अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है गो फॉर इट, अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है गो फॉर इट. इट्स टोटली योर चॉइस कि आपको किस सब्सक्रिप्शन के लिए जाना है. दोनों में ही आपके कंप्लीट कोर्स को ख़त्म कराया जाएगा. ठीक है, दोनों में ही आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा. बस डिफरेंस कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस की है, बाकी सब कुछ सेम है. क्लासेस आपकी बिल्कुल सेम रहेंगी. तो जो सब्सक्रिप्शन भी आप लेना चाहते हो ले लो बच्चे, बस मेरा कोड यूज़ लेना 10% ऑफ लेने के लिए सुरभि01. ठीक है, तो चलिए, ये जो नया बैच है उसके बारे में नोटिफिकेशन है. नया बैच स्टार्ट हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब अपना गेट PYQs सेशन. बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. हमारा आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा. ये रहा हमारा पहला सवाल आप लोगों के सामने. ठीक है, a dioecious plant has XX sexual genotype of female. ठीक है, XX क्या है, फीमेल है, एंड XY क्या है, मेल है. ठीक है, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म. ठीक है, सो यहाँ से दो गैमेट्स बनेंगे, एक्स गैमेट और वाई गैमेट, सॉरी एक्स और एक्स. यहाँ से दो गैमेट बनेंगे एक्स और वाई. ठीक है, सो फॉर एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो को अगर फॉर्म होना है तो ज़रूरी है कि एक्स फीमेल, एक्स फीमेल है तो आइदर एक्स ऑफ मेल विल फ्यूज टू एक्स ऑफ फीमेल और वाई ऑफ मेल विल फ्यूज टू वाई ऑफ फीमेल. सो एम्ब्रियो का जीनोटाइप आइदर एक्स वाई हो सकता है और एक्स एक्स हो सकता है. दोनों के चांसेस कितने हो गए, 50-50. ठीक है, अगर हम एंडोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म में एग सेल के दो
cells, ठीक है, 2 egg cells will fuse with 1 sperm cell. तो आइदर x से फ्यूज कर सकता है या फिर x y से फ्यूज कर सकता है. तो दोनों के चांसेस कितने हैं? 50-50. So 50% of the ovule has XY and 50% has XX and 50% of endosperm has XXX and 50% of endosperm has XXY. तो D ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है. यहाँ पे देखो 50% ovules will have XXX endosperm and XXX embryo, ठीक है, while other 50% will have XXY and XY. So D is the right answer for this question. Am I clear? Let me know if it is clear, students. चलिए बोलिए क्लियर है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फिर चलिए बच्चे, ये है हमारा अगला सवाल. इसको सॉल्व कर दो, आंसर दे दो. चलिए इसको बता देंगे, आंसर कर देंगे फटाफट. चलिए, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम. ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर क्या होगा? फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो. ठीक है, जो एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो होता है तो एग और स्पर्म जब फ्यूज करते हैं तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. ठीक है, नाउ दिस एम्ब्रियो विल अंडरगो क्लीवेज. ठीक है, so cleavage will first of all form modula, 8 cell stage, then this modula will form a blastula. और इस ब्लास्टुला के अंदर फर्दर डिफरेंशिएशन होता है जहाँ पे दो टाइप ऑफ सेल्स बनते हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल एंड इनर सेल मास. एंड फ्रॉम दिस इनर सेल मास, अगर हम इस इनर सेल मास को आइसोलेट करें और इसको हम ग्रो करें तो दीज इनर सेल मास कैन डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स लाइक मसल सेल्स, न्यूरॉन, लीवर, किडनी, हार्ट सेल्स एटसेट्रा. ठीक है, तो इनर सेल मास जो है ये क्या होते हैं? ये टोटिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं. ठीक है, यही होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आपको कहाँ से मिला? फर्टिलाइज्ड एग से. ठीक है बच्चे, तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो. क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सेकंड क्वेश्चन करो. सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख दो आप कमेंट सेक्शन में. चलिए बच्चे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे सब लोग. Members of antibody protein family that have common structural feature are collectively known as. ठीक है, तो जो भी एंटीबॉडीज होते हैं, सो एंटीबॉडीज के कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स वाले सारे स्ट्रक्चर को हम कॉमनली क्या बोलते हैं बच्चे? वेरी सिंपल, इम्यूनोग्लोबुलिन. है ना, एंटीबॉडी का दूसरा नाम ही क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन. तो दिस इज द आंसर. वेरी इजी क्वेश्चन. अभी आपको दोनों मिले. चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. थर्ड भी बहुत ईजी है, आई नो. आप लोग सॉल्व कर लोगे और सही जवाब दोगे मुझे. थर्ड आंसर बता दो. एपोप्टोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय. बच्चे, एपोप्टोसिस को हम और क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस को हम और बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ. है ना, वेरी सिंपल. एपोप्टोसिस को हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ. ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के लिए हमारा आंसर था फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो से मिलता है. एंटीबॉडी प्रोटीन फैमिली को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स. और एपोप्टोसिस को हम और क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्ड सेल डेथ. ठीक है, चलिए फटाफट आ जाते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ. आ जाइए, इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चे.
चलिए आज का सेशन शॉर्ट रखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, तो जल्दी से इसका ना आंसर कर दो। चलिए देखते हैं। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स आर यूज्ड फॉर क्लोनिंग। ठीक है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स क्यों यूज होते हैं बच्चे? क्लोन करने के लिए। किस चीज को क्लोन करने के लिए? वेरी लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है बच्चे? बहुत सारे टाइप ऑफ वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, सिंपल प्लाज्मिड वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, फिर कुछ वाइडल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, वाइडल और प्लाज्मिड के मिक्स होते हैं जिनको हम कॉस्मिड वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं कुछ आर्टिफिशियल वेक्टर्स लाइक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, जो कि 100, 200, 300 केबी के डीएनए को भी कैरी कर सकते हैं। सो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम उनमें से ही एक है जो कि लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए को कैरी करने के लिए यूज होता है। अगर जब हम यूकैरियोटिक जीन का क्लोन करते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक जीन की जब हम क्लोनिंग करते हैं तो हम यैक या बैक टाइप ऑफ वेक्टर्स जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या होता है बच्चे? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इज यूज्ड फॉर क्लोनिंग लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अगले सवाल पे आ जाओ। 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फटाफट कर लो और इसका आंसर दे दो मुझे कमेंट में। चलिए देख लेते हैं इसको, आ जाओ। अ सेल इन द G1 ऑफ द इंटरफेस हैज 12 क्रोमोसोम। ठीक है, G1 में उसके पास कितने? 12 क्रोमोसोम। ठीक है, देन आफ्टर, चलो ऐसे समझते हैं कि G1 में बच्चे क्या है? 12 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो G1 में 12 क्रोमोसोम्स है और ये 12 क्रोमोसोम्स जब एस फेज हुआ तो ये क्रोमोसोम्स तो 12 ही रहेंगे, लेकिन इन 12 मतलब अगर ये एक क्रोमोसोम है तो एस फेज के बाद क्या होते हैं? 2 क्रोमेटिड्स बन, है ना। अगर एस फेज में ये सिचुएशन है, सॉरी G1 फेज में ये सिचुएशन है, तो एस फेज में ये सिचुएशन बन जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स 12 ही रहेंगे, क्रोमैटिड्स हो जाएंगे 24। 24 क्या हो गए बच्चे? क्रोमैटिड्स हो गए। ठीक है, नाउ हाउ मेनी क्रोमैटिड्स विल बी अवेलेबल इन द सेल आफ्टर मेटाफेज 2? ठीक है, देखो अब क्या होता है, अगर ये हम मियोसिस की बात करते हैं, ठीक है, तो लेट्स से दिस इज अ सेल जिसके पास क्या है बच्चे? 4 क्रोमोसोम है। मैं 4 से आपको समझाती हूँ, फिर हम उसको इंटू 3 कर देंगे। 4 क्रोमोसोम्स है और ये 4 क्रोमोसोम्स बच्चे क्या हुए? एस फेज में गए। ठीक है, और एस फेज में यहाँ पे ये इनिशियली, देखो इसको ऐसे समझते हैं, इनिशियली ये सेल है G1 फेज में जिसके पास 4 क्रोमोसोम्स है। एस फेज हुआ तो क्रोमोसोम्स तो 4 ही रहेंगे, बट वो क्या हो जाएंगे? क्रोमेटिड्स जो है वो 8 हो जाएंगे, है ना। 8 क्रोमेटिड्स हो जाएंगे। नाउ एस फेज के बाद जब मियोसिस 1 होगा, सो होमोलोगस पेयर जो है, ये दोनों अगर होमोलोगस पेयर है, ये दोनों अगर होमोलोगस पेयर है, तो ये एक सेल में जाएगा, ये एक सेल में जाएगा, ये दोनों दूसरे सेल में जाएंगे, तो 2 सेल्स आपके पास हो जाएंगे। दोनों के पास क्या रहेंगे? 2 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के पास 2 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे 4 से। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मियोसिस स्टार्ट होगा। ठीक है, मियोसिस 2 स्टार्ट। So, how many chromatids will be found during meiosis 2? meiosis 2 खत्म नहीं हुआ है, meiosis 2 का मेटाफेज ही है। ठीक है,
तो मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में यहाँ पे कितने सेल्स होंगे, कितने क्रोमेटिड्स होंगे, देखो तो 1 2 3 4 4 क्रोमेटिड्स इन दिस केस। और इस क्वेश्चन में 4 क्रोमोसोम थे तो 4 क्रोमेटिड्स बचे। और हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 12 क्रोमोसोम है तो कितने क्रोमेटिड्स होंगे, 12। अगर हमने 4 क्रोमोसोम से स्टार्ट किया तो आफ्टर मियोसिस 1 टोटल क्रोमेटिड्स कितने होंगे एक सेल में, 4। तो अगर हम 12 क्रोमोसोम से स्टार्ट कर रहे हैं तो आफ्टर मियोसिस 1 मियोसिस 2 में कितने क्रोमेटिड्स होंगे, तो ऑफ कोर्स 12। ठीक है बच्चे, 12 क्रोमेटिड्स होगा। अगर क्रोमोसोम की बात करते हैं तो 6 होता। ठीक है, अगर 12 क्रोमोसोम से हमने स्टार्ट किया और मियोसिस 2 में, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछता तो 12 होता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स, सो इट विल बी 12 ओनली। ठीक है, क्लियर, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, फिर हम डिस्कस कर लेंगे इसको। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे जल्दी से। चलिए 8 सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ। डिप्लॉइड ड्रोसोफिला हैज 8 क्रोमोसोम्स। ये एक ड्रोसोफिला है जिसके पास 8 क्रोमोसोम्स है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म शुड नॉट बी यूज टू डिस्क्राइब क्रोमोसोम्स हैविंग 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो अगर 8 क्रोमोसोम्स है, n इज इक्वल्स टू, अगर हम 8 लेते हैं, ठीक है, तो 2n कितना हो जाएगा, दैट इज डिप्लॉइड, इट इज इक्वल टू 16। ठीक है, 4n कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, तो 16 32 इन 16 क्रोमोसोम अगर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यूप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी या फिर पॉलीप्लॉइडी बोल सकते हैं। लेकिन हम एनोप्लॉइडी नहीं बोल सकते, क्योंकि एनोप्लॉइडी क्या होता है, अगर 2n-1 होता तो एनोप्लॉइडी होता, बट इट इज कंप्लीटली 2n, दैट इज 16। दैट मीन्स इट कैन बी पॉलीप्लॉइड, यूप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड, बट इट कैन नेवर बी एनोप्लॉइड। ठीक है, एनोप्लॉइड में हमेशा क्या होता है, या तो 15 होता, 13 होता, कुछ ऑड नंबर्स में होता। ठीक है बच्चे, यहाँ पे नॉट बी यूज्ड का आंसर क्या हो जाएगा, एनोप्लॉइड। यहाँ पे 12 क्रोमोसोम्स हैं तो मियोसिस 2 के बाद कितने क्रोमेटिड्स होंगे, 12। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है, लेट मी नो। क्लियर है बच्चे, ओके वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। चलिए इसको देख लेते हैं, आ जाइए। In a balanced growth phase of a cell cycle, first, all components of a cell grow at the same rate. This is not true, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी सेल है बच्चे, तो उसमें जो ऑर्गेनेल ज़्यादा फंक्शनल होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वो हाई रेट में मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, कुछ जैसे कि राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं, वो भी हाई रेट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो सारे के सारे सेलुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक रेट पे ही मल्टीप्लाई नहीं करते। तो दिस इज नॉट ट्रू फॉर अ बैलेंस्ड ग्रोथ कंडीशन। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट डिटरमाइंड बाय सेल नंबर और सेल मास वुड बी सेम। ठीक है, अगर आप सेल नंबर की बात करो और सेल मास की बात करो, तो ग्रोथ रेट जो है विथ टाइम जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। dx by dt अगर हम बात करें, रेट ऑफ चेंज जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो p इज ट्रू। ग्रोथ रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अगर हम बैलेंस्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं तो हमको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो इनफ रहना चाहिए ताकि ग्रोथ रेट जो है वो सेम रहे, अफेक्टेड ना हो। क्यू इज ऑल्सो ट्रू, आर इज ऑल्सो ट्रू।
अगर ग्रोथ रेट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ रेट भी डिक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो QRS जो है बच्चे यहाँ पे ट्रू है और बी आंसर यहाँ पे करेक्ट है. आई होप आप सबको क्लियर होगा ये. बैलेंस्ड ग्रोथ फेज में अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रोथ रेट की तो वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. ठीक है. फिर ग्रोथ रेट कांस्टेंट मेंटेन किया जाता है इनिशियली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट रहता है जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है. जैसे जैसे सबस्ट्रेट का अमाउंट कम होता है ग्रोथ रेट भी कम होते जाता है. PQR जो है यहाँ पे सही ऑप्शन. क्लियर है आप लोगों को? चलिए अगले सवाल के ऊपर आते हैं. In N-linked glycosylation, the oligosaccharide chain is attached to protein via. ठीक है. So there are two type of glycosylation बच्चे basically. One is N-linked glycosylation and another one is the O-linked glycosylation. ठीक है. और O-linked glycosylation और दूसरा होता है N-linked glycosylation. ठीक है. जो कि क्या होता है, एक प्रोटीन बन गया, अब उस प्रोटीन का पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच की जाती है आइदर ऑक्सीजन ऑफ सेरीन और थ्रियोनिन और नाइट्रोजन ऑफ स्पैडाजीन अमाइनो एसिड. ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोसिलेशन कैन बी एन लिंक्ड और ओ लिंक्ड एंड दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन. तो एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन किधर को होगा, स्पैराजीन अमीनो एसिड की. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस इन द कमेंट. चलिए चलिए बच्चे लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा आज का. डिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट रिकॉग्नाइजेस एंड कट द सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस आर नोन. ठीक. चलो मैं आपको 3 रिकॉग्निशन एंजाइम्स के डेफिनेशंस बताती हूँ, यहाँ से आप सॉल्व कर लें. तो आइसोसाइजोमर्स आर दोज एंजाइम दैट रिकॉग्नाइजेस द सेम टारगेट डीएनए एंड क्लीव एट द सेम साइट. ठीक है. तो रिकॉग्निशन साइट और क्लीवेज साइट दोनों ही अगर सेम हो तो वो एंजाइम्स होते हैं आइसोसाइजोमर्स. मतलब रिकॉग्निशन साइट भी सेम हो और क्लीवेज साइट भी सेम हो. नियोसाइजोमर्स आर दोज दैट रिकॉग्नाइजेस द सेम टारगेट मींस रिकॉग्निशन साइट इज सेम बट क्लीव एट डिफरेंट पॉइंट, और क्लीवेज साइट जो है वो क्या करता है, डिफरेंट होता है. तो दे आर नियोसाइजोमर्स. ठीक है. नियोसाइजोमर्स वो होते हैं जिनका क्लीवेज साइट एक होता है बट क्लीवेज साइट अलग होता है बट रिकॉग्निशन साइट सेम होता है. तो यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट और क्लीवेज साइट दोनों ही सेम. यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट और क्लीवेज साइट, रिकॉग्निशन साइट सेम, क्लीवेज साइट डिफर. थर्ड वन इज आइसोकॉडोमर. ये कैटेगरी अलग ही होती है. यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का रिकॉग्निशन साइट जो है वो डिफर करता है. ठीक है. बट रिकॉग्निशन साइट में जो क्लीवेज होती है और क्लीवेज के बाद जो ओवरहैंग्स मिलते हैं वो ओवरहैंग्स जो है यहाँ पे सेम होते हैं. ठीक है. तो इन द थर्ड कैटेगरी आइसोकॉडोमर्स रिकॉग्निशन साइट्स आर सेम. ठीक है. यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट सॉरी डिफरेंट बट आफ्टर क्लीवेज जो आपको ओवरहैंग्स मिलते हैं वो सेम होते हैं. ठीक है. तो ये 3 कैटेगरीज होती है. यहाँ पे बोल रहा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट रिकॉग्नाइजेस द सेम सीक्वेंस एंड कट द सेम सीक्वेंस. So they are isocytomer. ठीक है. फर्स्ट वन. क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए बाकी के क्वेश्चंस और भी हैं. हाँ ये वाला मैं आपको बता रही थी ग्लाइकोसिलेशन. ठीक है. सो देयर इज ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन जो कि सेरीन और थ्रियोनिन पे होगा, यहाँ पे देख लो. एंड देयर इज अ एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन जो कि स्पैराजीन पे होगा. ठीक है. These are the 2 types of glycosylation that usually occurs during the process of post-translational modification. Clear students? So that's all for today's class. ठीक है. आज हमने 10 क्वेश्चन किए, बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट. So I hope this class will be helpful for you. And if you have not yet subscribed the channel सब्सक्राइब कर लो बच्चे. वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप शेयर करना चाहते हो, अच्छा लगा आपको तो शेयर भी कर दो.
एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय क्लास ऑन अनअकैडमी, तो अनअकैडमी के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। कैसे? इन द CSIR UGC नेट कैटेगरी, और अनअकैडमी के ऊपर मैं लेती हूँ स्पेशल क्लासेस। ठीक है बच्चों, और स्पेशल क्लासेस अगर आपको अटेंड करनी है तो आप मेरा कोड जो कि है सुरभि01, इस कोड को यूज़ करके स्पेशल क्लास अनलॉक कर सकते हो और फ्री में मेरी सारी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है बच्चे, तो दैट्स ऑल एंड थैंक यू एंड कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।